हेलो फ्रेंड्स, मार्क्सन फार्मा के देखिएगा बहुत ही शानदार नतीजे आज देखने के लिए मिले और उसका असर आपको शेयर बाजार में उसके शेयर प्राइस पर भी देखने के लिए मिला। आज हम इस वीडियो के अंदर इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन की बात करेंगे। इससे पहले मैं आपके साथ रिजल्ट एनालिसिस शेयर कर चुका हूं और अब इस वीडियो में मैं आपके साथ जो है चर्चा कर रहा हूं कि भाई किस तरीके से जो है इस कंपनी ने ये पूरा टर्न अराउंड जो है बिजनेस किया है। और पिछले साल के अंदर एक सबसे खास बात जो देखने के लिए मिली, जो हमें मिसिंग थी, पिछले आप इनके 10 साल के रिजल्ट निकाल लीजिएगा, किसी भी 4 क्वार्टर में इस तरीके की कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस आपको देखने के लिए नहीं मिलेगी। ये जो बिजनेस है, जो टर्न अराउंड हो रहा है, अब इस टर्न अराउंड का श्रेय आप किसको देंगे? देखिएगा, मैं इसका श्रेय वैसे तो देखिएगा कंपनी है, कंपनी की मैनेजमेंट है, सभी लोग मिलजुल कर काम करते हैं, सभी का बहुत ही बढ़िया कंट्रीब्यूशन रहता है। लेकिन मैं देखिएगा सबसे पहले तो जो कंपनी के प्रमोटर हैं मार्शल धाना जी, उनको ये सारा श्रेय जाता है और उन्होंने सारे अप एंड डाउन में सब कुछ चीज़ों में फाइनेंस मैनेज करना है। मतलब आप अगर पिछले 20 साल की हिस्ट्री पढ़ेंगे इसकी तो आपको पता चलेगा कैसे कैसे दौर से ये कंपनी गुजरी है। ऐसे कगार पर पहुंच गई थी कि आज चलेगी या कल चलेगी, आज बंद हो या कल बंद हो, ऐसे कगार पे चली गई थी, वहाँ से निकाल कर लाए हैं। लेकिन इन सब के पीछे मैं जिस शख्स को जो है इस कंपनी के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट मानता हूँ, देखिएगा वैसे तो सारे लोग इम्पोर्टेंट है, लेकिन जिन्होंने इस पूरे बिजनेस को मतलब संजो के रखा, कंपनी के प्रमोटर देखिए वो तो मालिक है, उनके बाद अगर किसी की बारी आती है तो है वो वर्धमान जैन जी। और ये आप अगर इनके बारे में जाके पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा, अगर आपके पास इंफॉर्मेशन कलेक्ट हो जाती है तो वर्धमान जैन जी, इन्होंने इस पूरी कंपनी को टर्न अराउंड करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है ऑन ऑपरेटिंग फ्रंट बेसिस पे। ये कंपनी के एक तरीके से चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर है, यानी कि चाहे यूएस एफडीए हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया के रेगुलेटर्स हो, चाहे न्यूजीलैंड के रेगुलेटर हो, यूके के रेगुलेटर हो, एक कंपनी में जो मैन्युफैक्चरिंग करती है, ड्रग्स की फॉर्मुलेशन करती है, उसके अंदर किस तरीके से आप एक परफेक्ट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बनाएं, उसमें किस तरीके से डिसिप्लिन, कौन सी चीज़ कहाँ पर रखनी है, कौन सी चीज़ कहाँ पर आनी है, और किसी भी अप्रूवल में किसी तरीके की दिक्कत ना हो, और फिर कोऑर्डिनेट करना रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ के साथ, फिर अपनी फार्मेसी का पूरा एक्सपीरियंस कि किस तरीके से कौन सी ड्रग्स के साथ कौन सी ड्रग्स मैच करेगी, किस तरीके से फॉर्मुलेशन होगा, उस पूरी टेक्निकल के अंदर अगर हम किसी की बात करें तो ये शख्स है जिसने इस पूरी कंपनी को टर्न अराउंड किया। और अभी इस बार की तो देखिएगा एनुअल रिपोर्ट आई नहीं है, जो रेमुनरेशन की बात करें, और कंपनी ने भी इनको काफ़ी रिस्पेक्ट दी है और कंपनी के प्रमोटर से ज़्यादा सैलरी जो है इनको मिलती थी। अभी इस बार की तो मुझे नहीं पता। और ये पूरा जो है हमने पूरे बिजनेस की जो रूपरेखा है वो प्रमोटर के बाद जिन्होंने संभाल लिया, तो एज ए इन्वेस्टर आपको पता होना चाहिए, क्योंकि जो की पर्सन होते हैं, मान लीजिए मैं आपको एक सिंपल सी बात इसलिए बता रहा हूँ कि मान लीजिएगा अगर ये जॉब छोड़ के जाते हैं तो आप शेयर प्राइस में बहुत बड़ा डेंट देख सकते हैं। तो क्योंकि हालांकि अभी ऐसा नहीं है, बट अभी होल टाइम डायरेक्टर हैं, कंपनी के साथ जुड़े रहेंगे और जुड़े भी हुए हैं। एज ए एम्प्लॉई इन्होंने कंपनी को ज्वाइन किया था और बहुत बड़ी जर्नी इन्होंने इस कंपनी के साथ आज होल टाइम डायरेक्टर के रूप में ये निभा रहे, तो उसका रिवार्ड भी देखिएगा कंपनी ने दिया। बाकी जो सारे जो मैनेजमेंट के अंदर लोग हैं वो अलग अलग यूएसए में, यूके में, ऑस्ट्रेलिया में, तीनों जो मैनेजमेंट के लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं। फाइनेंस जो है चार्टर्ड अकाउंटेंट CW जो है जितेंद्र शर्मा जी जो है वो संभाल रहे हैं, और कुल मिला के 28 साल का एक्सपीरियंस है। और इसके साथ साथ अगर हम बात करें अब कि भाई इस प्रेजेंटेशन में क्या खास है, तो वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले देखिएगा, कंपनी ने एक टारगेट रखा था फाइनेंशियल ईयर में 1800 करोड़ की सेल करेंगे, इन्होंने इस माइलस्टोन को अचीव कर लिया। दूसरी बात कि जो नॉर्मलाइजेशन होगी, जो फ्रेट के एक्सपेंस बाकी पीछे बहुत ज़्यादा आ रहे थे वो नॉर्मलाइज हो गए, तो इस बार रिजल्ट में आपको रिफ्लेक्ट भी हो रहे हैं।
1852 करोड़ की सेल इन्होंने जनरेट की है, पिछले साल के मुकाबले में 24% की ज़्यादा सेल है। और जो ईबिटा यानी कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट जिसको हम बोलते हैं वो 339 करोड़ का है, और उसका जो ग्रोथ है वो भी काफ़ी अच्छी है 31% के आसपास। और नेट प्रॉफिट में तो जबरदस्त 265 करोड़ का जो है प्रॉफिट इन्होंने रिकॉर्ड किया है। और अगर हम इस कंपनी की पूरी मार्केट कैप की भी बात करें तो 3671 करोड़ इसकी मार्केट कैप है, 3671 करोड़ की मार्केट कैप है। तो अगर मार्केट कैप से अगर आप इस प्रॉफिट को डिवाइड कर देंगे तो आपके पास ईपीएस आ जाएगी। तो अगर आप 3671 को अगर भी आपने ईपीएस अर्निंग पर शेयर के बेस पे ना निकालनी है तो मैं तरीका आपको बता रहा हूँ, एक और तरीका कि कैसे आप ईपीएस निकाल सकते हैं। तो जैसे 3671 आज की मार्केट कैप है, आज इस पूरे साल का प्रॉफिट है 265, तो ये जो ईपीएस निकलती है 13.85, और हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि ये 15 तक जा सकती है। 15 मतलब नॉर्मल केस में, तो 15 भी अगर हम नॉर्मल मान के चलें तो 10% तक का राइज अभी शेयर प्राइस में बड़े इजीली आपको देखने के लिए मिल सकता है। और जो मुझे लगता है कि 90 रुपये तक के भाव आपको कभी भी इस शेयर्स में देखने के लिए मिल सकते हैं, इवन इस वीक में भी मिल सकते हैं। ठीक है, मैं कोई बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं कर रहा हूँ, बट मैं केवल नॉलेज शेयर कर रहा हूँ कि किस तरीके से वैल्यूएशंस होती हैं। अब देखिएगा Q4 में हाईलाइट क्या हुई साल दर साल। अगर हम देखें ऑस्ट्रेलिया में क्या हुआ, सबसे पहले हम ऑस्ट्रेलिया की बात करें। ऑस्ट्रेलिया में इस क्वार्टर में धंधा बहुत बढ़िया किया, लेकिन पिछले साल के मुकाबले में खराब है। ईयर ऑन ईयर तो 10.9% की डी ग्रोथ है, लेकिन क्वार्टर में जबरदस्त है। इसी तरीके से यूके यूरोप में साल दर साल 30% की ग्रोथ है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी अच्छी ग्रोथ है। नॉर्थ अमेरिका और यूएस के अगर बात करें तो ईयर इन 12% की ग्रोथ है, लेकिन क्वार्टर काफ़ी खराब रहा है। और देखिएगा जिनका यूएस रिलेटेड जो कंपनीज थी वहाँ चैलेंजेस हर जगह है। मेरे पास पोर्टफोलियो में और भी शेयर्स हैं, वहाँ पर भी हमें जो यूएस बिजनेस में थी वहाँ पे दिक्कत थी कंपनीज में। अब कुल मिला के सबसे बढ़िया धंधा कहाँ हुआ, अब आप बताइए सबसे बढ़िया धंधा। सबसे बढ़िया धंधा किया इन्होंने यूके के अंदर, बाकी भी जगह भी धंधा काफ़ी अच्छा है। सेल 486, तो आपको पता होना चाहिए आप जिस कंपनी का शेयर ले रहे हैं उसका धंधा कहाँ पे सबसे बढ़िया चल रहा है। तो यूके और यूरोप में सबसे बढ़िया धंधा इनका आज की डेट में चल रहा है, और जहाँ पर ईयर ऑन ईयर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर दोनों जगह ग्रोथ है। नेट प्रॉफिट के मार्जिन 49% है, जो 17% बढ़ के आए हैं। इबिटा मार्जिन 22% है, और पैट मार्जिन 16.6%। पूरे साल भर में मैं यही कहता हूँ कि 16% की इंडिया के अंदर फार्मा जो कंपनी है ना 16% की जो पैट मार्जिन दिखाती है उस कंपनी का पी रेशियो मिलेगा आपको 25। और ये यहाँ पर हमें लगता है कि एक री रेटिंग का कैंडिडेट है। और एक मैंने एक वीडियो आपके साथ जो है अभी शेयर करूँगा, या हो सकता है कि कुछ लोगों के साथ हमने कर भी दियो, क्योंकि अभी वो अनलिस्टेड वीडियो है तो अभी आपके साथ भी साझा करेंगे। तो उस वीडियो में भी मैंने यही बात की है कि भाई 16.6% का जो मार्जिन है वो भी एक री रेटिंग का कैंडिडेट होगा। तो वहाँ पर वो बात हमने शायद कवर नहीं करी होगी पूरी डिटेल में, पर यहाँ बता देता हूँ कि जब नेट प्रॉफिट मार्जिन ऊपर की तरफ होते हैं तो भी एक री रेटिंग होती है। और ईपीएस 2 रुपये की आई है इस क्वार्टर के अंदर। तो आप देखेंगे अगर फाइनेंशियल 23 की बात करें तो इबिटा मार्जिन 18.3 है, अभी 53.6 करोड़ का कैपेक्स है, और पैट मार्जिन 13.9 है। तो पूरे साल भर में तो शायद पैट मार्जिन इतने अच्छे नहीं नजर आएंगे, लेकिन अगर आप पूरे क्वार्टर का अगर नेट मार्जिन देखें तो काफ़ी बेहतरीन है। दूसरी वीडियो में मैंने आपके साथ चर्चा की हुई है। देखिए इस बार ट्रेडिंग का मार्जिन थोड़ा सा ज़्यादा है, ट्रेडिंग ज़्यादा हुई है, और जिसकी वजह से आपको मैन्युफैक्चरिंग के से रिलेटेड जो खर्चे वो कम होते हुए भी नजर आए। और कंपनी ने बताया कि जो आरएक्स जो रिलेटेड जो यानी कि प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स हैं जो प्रिस्क्राइब्ड डॉक्टर के प्रिस्क्राइब्ड से ही मिलती हैं, वहाँ पर जो है प्राइस इरोजन हुआ है। और इसके अलावा पैट वगैरह की चर्चा हम कर चुके हैं, और कंसोलिडेटेड रेवेन्यू वगैरह जो परसेंटेज ग्रोथ है वो मैं आपके साथ चर्चा कर चुका हूँ। वर्किंग कैपिटल 110 दिन की साइकिल है, यानी कि कैश से पूरा धंधा घुमाने के बाद दोबारा से पैसा कन्वर्ट करने में 110 दिन का टाइम लगता है। तो ये साइकिल जितनी अच्छी होती है उतना बढ़िया। और कैपेक्स जो है 53.6 करोड़ का है, और अभी इसमें 200 करोड़ रुपए और खर्च करेंगे जो टेवा फार्मा से प्लांट लिया है। और मैंने अभी आपको बोला कि जैन साहब की यहाँ पे फिर अहम भूमिका होनी है, क्योंकि ये जो पूरी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है जो टेवा फार्मा से ली है, यहाँ पर इसको जब स्केल अप कर रहे हो आप, इस स्केल अप में 8 बिलियन ड्रग्स जो है टैबलेट आप बनाएंगे, तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा। तो यहाँ पे जैन साहब की भूमिका बहुत ज़्यादा होने वाली है दोबारा से, क्योंकि ये
बाद में देखिएगा यहाँ से जो ड्रग्स जिन जिन कंट्रीज़ में सप्लाई होगी वहाँ की जो रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ हैं उन सबसे अप्रूवल लेना होता है। तो वहाँ पर जो प्लांट है वो आपको ऐसा स्टेट ऑफ द आर्ट और आपको ऐसा बनाना पड़ता है कि इंटरनेशनल क्वालिटीज़ के साथ मैच करे, यानी कि जो वर्ल्ड की टॉप MNC फार्मा कंपनीज़ है उनके टक्कर का प्लांट आपको बनाना पड़ता है। तो यहाँ पर अभी इसलिए देखिएगा आपको जो खर्चे से भी पता चलेगा 200 करोड़ रुपए का खर्चा करना है। फाइनल डिविडेंड 50 पैसे का दिया है और बाकी ज़्यादातर चीज़ें जो हैं आप लोग पहले भी जानते हैं। और इसके बाद अगर हम बात करें तो मैंने ज़्यादातर चीज़ें ये मार्जिन की दूसरी वीडियो में कर ली है। 185% का EPS ग्रोथ है, PBT का ग्रोथ 98% है, EBITDA में ग्रोथ 72% है, ईयर ऑन ईयर 16% का ऑपरेटिंग रेवेन्यू में ग्रोथ है। तो कुल मिलाकर रिजल्ट अच्छे हैं। साल दर साल की बात करें तो EPS 42% इम्प्रूव हुई है, EBITDA 31% हुआ है और सेल्स 24% हुई है। तो कुल मिलाकर रिजल्ट काफ़ी अच्छे हैं और उम्मीदों से जो है जैसी उम्मीद कर रहे थे मुझे उस उम्मीद से भी अच्छा है, क्योंकि हम ₹1.50 और ₹1.70 के बीच की EPS एंटिसिपेट कर रहे थे तो उसके भी ऊपर आई है। और प्राइस टू बुक वैल्यू अगर हम बात करें आज की डेट में तो 2.1 है, जो रीजनेबली कभी भी 3 तक जा सकती है। और बुक वैल्यू जो है आज की डेट में मैंने कैलकुलेट करके डाली है आपके लिए, ये इसकी बुक वैल्यू बनती है 38.52 आफ्टर दिस रिजल्ट। इस रिजल्ट को इनकॉर्पोरेट करने के बाद ये इस शेयर्स की बुक वैल्यू है। तो प्राइस टू बुक वैल्यू में भी अभी महंगा नहीं है। और अगर शेयर्स मान लीजिएगा अगर 100 रुपये का भी भाव हो जाता है तो वो भी जो है आप EPS देखेंगे तो वो भी 2.6 के आसपास ही बनेगी। तो वहाँ तक भी मतलब अभी महंगा होने का कोई चांस नहीं है बहुत ज़्यादा। और मतलब महंगा मतलब वैल्यूशंस महंगी नहीं है, मतलब वैल्यूशंस बहुत सस्ती हैं, वैल्यूशन के एंगल से बोल रहा हूँ मैं। तो प्राइस ग्रोथ अभी और भी हो सकती है। ऑपरेटिंग रेवेन्यूज़ देखिएगा क्या 5 साल के, आप ये देखिएगा ट्रेंड, सेल्स साल दर साल बढ़ती जा रही है। क्वार्टरली परफॉर्मेंस है एक क्वार्टर से पिछले क्वार्टर में। EBITDA मार्जिन्स राइजिंग ट्रेंड में, ग्रोस प्रॉफिट स्टेबल है, हालांकि इस बार थोड़े से कम आए लेकिन 49% है। जनरली 50 के आसपास रहते हैं, 48 तक भी आ सकते हैं आगे चल के, हमें ये भी लग रहा है। तो ये कोई मतलब सरप्राइज नहीं होगा अगर 1-2% ऊपर नीचे होता है तो। पैट मार्जिन देखिएगा 16.6 बेस्ट है, नॉर्मली 13 और 14 और 15 के बीच में रहते हैं, इस बार बेस्ट है। तो हम 15 का एवरेज लेके चलेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। और बिज़नेस मैंने आपको बताया तो US और नॉर्थ अमेरिका में घटा है बिज़नेस, यूरोप में बिज़नेस बढ़ा है पिछले क्वार्टर से, और यूरोप और UK ने ही सबसे बढ़िया किया है। ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड में क्वार्टर से तो बढ़ा है लेकिन पिछले साल के सेम क्वार्टर के सामने घट के आया है। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में एक नॉर्मल सी परफॉर्मेंस है, वहाँ ज़्यादा इनका मार्केट शेयर, अब ये धीरे धीरे करके बढ़ाएंगे, वहाँ पे है भी नहीं। 6 ईयर की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस देखेंगे क्या ऑपरेटिंग रेवेन्यू में 6 साल में किया है। EBITDA मार्जिन देखिएगा जिस साल में कोविड था उस साल सबसे बेहतर था तो उसके नीचे है अभी भी। नेट प्रॉफिट मार्जिन भी कोविड वाले पीरियड में सबसे बेहतर था लेकिन वॉल्यूम इतना नहीं था जितनी सेल का वॉल्यूम अब है। तो कुल मिलाकर स्टेबल है, एक नॉर्मलाइज टाइप ऑफ प्रॉफिट्स आप मान के चल सकते हैं। ये कंसिस्टेंट बेसिस पर कंपनी मेंटेन करेगी, ऐसे हम उम्मीद कर रहे हैं कि भाई ये इतना अगर 15% 16% के आसपास का नेट प्रॉफिट मार्जिन रखेगी कंपनी तो अगले 2-3 क्वार्टर के बाद हम इस शेयर्स के अंदर की PE रेटिंग देख सकते हैं। दूसरी वीडियो में मैंने सारी चर्चा की है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड देखिएगा, रिटर्न ऑन इक्विटी बढ़ रही है लेकिन 2 बार से रिटर्न ऑन इक्विटी आपको घटती हुई नजर आ रही है। देखिएगा पहले इसकी इक्विटी साइज बहुत छोटा था, इक्विटी साइज छोटा इसलिए था क्योंकि रिजर्व सरप्लस की वैल्यू कम थी। प्रॉफिट हुआ 2021 में तो वहाँ से एक बेस बना तो कैपिटल एम्प्लॉयड ऊपर की तरफ आ गया। उसके बाद अभी प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट से शेयर्स आए, उसकी वजह से इक्विटी बढ़ गई, तो जिसकी वजह से आपको रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड और इक्विटी नीचे की तरफ मिल रही है। 15.5% की रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है, रिटर्न ऑन इक्विटी भी 15% है। शेयर्स की प्राइस टू बुक वैल्यू 2 है, तो अगर हम ये मान के चलें तो शेयर्स फेयरली वैल्यूड है। अभी 10 रुपये की और ग्रोथ की संभावना अभी इस रिजल्ट के ऊपर भी हमें 10 से 15 रुपीज़ की ग्रोथ दिख सकती है। और फिर बाजार आगे फ्यूचर में कैसे प्रेडिक्ट करता है वो आगे हम चर्चा करेंगे। बैलेंस शीट में डेट है नहीं, डेट फ्री कंपनी है। एसेट टर्नओवर रेशियो 3.7 की है, जो थोड़ी सी लोअर साइड में थी इस बार क्योंकि असेट्स थोड़ी सी बढ़ गई थी, क्योंकि नए प्लांट का तो हालांकि बाद में इन्होंने एक्विजिशन किया है लेकिन उससे पहले भी जो इन्वेस्टमेंट है उनको सेल में कन्वर्ट करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम है। लेकिन कुल मिलाकर ये ठीक है, बट हम उम्मीद कर रहे हैं ये भी 4 के ऊपर चली जाएगी एसेट्स के मुकाबले। और कंपनी का ओवर द काउंटर ड्रग्स में क्या धंधा इन्होंने बैठाया है। ओवर द काउंटर ड्रग्स जिसके लिए ये कंपनी स्पेशलाइज है उसमें 74% शेयर है पूरी सेल्स के अंदर।
आज 2018 में केवल 44% शेयर होता था। उसके बाद देखिएगा जो इनकी कंपनीज है, बेल्थ हेल्थ केयर जो यूके में धंधा करती है, टाइम्स कैपिटल यूएस में करती है, नोवा फार्मा ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में करती है। इन सब के देखिएगा प्राइवेट लेबलिंग है और इन पे अपना लेबल लगा के या दूसरी कंपनीज के जो ड्रग्स हैं उनको बेचते हैं ये। और ओवर द काउंटर ड्रग्स में सबसे खास बात ये है कि ये बिना प्रिस्क्रिप्शंस के बिकती हैं, यानी कि केमिस्ट के पास भी सेल होती हैं, मेडिकल स्टोर के अलावा जो डिपार्टमेंटल स्टोर है वहाँ पर भी, और वॉलमार्ट के साथ भी देखिएगा ये टाइप किया हुआ है ना, उनके साथ भी ये माल सेल करते हैं। तो कुल मिलाकर 26% रेवेन्यू जो है आरएक्स प्रोडक्ट से आता है। हालांकि जो प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स हैं वो घट रही हैं, लेकिन इनमें मार्जिन भी घट रहा है। इसमें इंडिया की बहुत सारी दिग्गज कंपनियां यूएस में प्रेजेंट हैं ऑलरेडी, जिसमें आप देखते हैं अरविंदो फार्मा भी है, जाइडस वेलनेस जाइडस लाइफ भी है, उसके अलावा एलेम्बिक फार्मा भी और कुछ और कंपनियां भी हैं जो इंडिया की हैं। तो यहाँ पे मार्जिन भी घट रहा है देखिए, इसीलिए उन फार्मा कंपनीज के प्रॉफिट में प्रेशर था। लेकिन ये जो है उस सेगमेंट में अपना शेयर कम कर रही है, ओवर द काउंटर ड्रग्स में ज़्यादा है, वहाँ इनका मार्जिन ठीक है। इसके अलावा देखिएगा अब इनके काफ़ी प्रोडक्ट पाइपलाइन में है। ऑस्ट्रेलिया में देखिएगा 10 प्रोडक्ट पाइपलाइन में है, यूएसए में 32 हैं, यूके में 34 है, तो और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में 124 प्रोडक्ट्स अप्रूव्ड है, 120 अभी वेट कर रहे हैं अप्रूवल के लिए, 108 प्रोडक्ट्स अभी इनके पाइपलाइन में। तो अभी जो प्रोडक्ट्स हैं जो नए पाइपलाइन में होंगे तभी कंपनी आगे ग्रो कर पाती है। तो मुझे लगता है कि इस एनालिसिस में बस केवल इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।